मैं क्या केसेस फॉर कॉन्केव कॉन्वेक्स हो चुके हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वेलोसिटी इन मिरर्स, लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसके दोनों ग्राफ, दोनों चारों ग्राफ। क्या बात एकदम क्लियर है? आवाज कम आ रही है? यस और नो? कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अपन ने याद करो ऑप्टिक्स की स्टडी चालू करी थी, हमने बहुत कहानी सुनाई थी भाई साहब। वेव का पूरा खेल है, वेव के दो हिस्से होते हैं, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। अपना ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडल जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसवर्स भी है और नॉन मैकेनिकल भी है। उसका एक हिस्सा होता है स्पेक्ट्रम, जिसका वो हिस्सा जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। उसमें हमने बोला उसकी जो स्टडी होती है उसको लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्योंकि अलग-अलग करते हैं वो भी हम बात कर चुके थे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दो मेजर पोर्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने दो मेजर पोर्शन पढ़े, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। गॉट माय पॉइंट? तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद अपन जो नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। क्या है? याद कर रिफ्रैक्शन की बातें अपन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में बात कर चुके थे। n इक्वल्स टू कुछ नहीं याद है, मैं बार-बार वापस रिवाइज करा था, फटाक से ध्यान देख। कुछ याद है? भूल गया है? इधर सुन, क्या पढ़ा था हमने? अगर कोई भी मीडियम होता है तो ये इसका एक n1 मीडियम, ये इसका n2 मीडियम। जब भी कोई रेस पे गिरती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इधर चला जाता है, जो हिस्सा इधर चला जाता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं और जो अंदर आता है उसे रिफ्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी कोई बॉडी होती है तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन। जैसे इस कांच में थोड़ा सा एक सुंदर आदमी भी दिख रहा है और बाकी चीज भी दिख रही है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और सुंदर आदमी भी दिख रहा है। सुंदर आदमी दिख रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। यस और नो? हंसा कर जब भी मैं बोलूं सुंदर आदमी दिख रहा है, वो बिगाड़ लेती, सुंदर आदमी नहीं दिख रहा। आप सुन और याद कर, जब हमने बोला था एक रे यहां से यहां तक जाती है तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मैंने आपको n1 n2 के बारे में बताया था। याद करो हमने बोला था कि यहाँ पर अगर ये v1 है, f1 है, लैम्डा 1 है, क्या यहाँ पे v2 है, f2 है, लैम्डा 2 है? कुछ याद है? भूल गए हो? जो हम बातें कर चुके थे वो ये थी कि भाई साहब f1 बराबर f2 होता है। f1 बराबर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसा बोल लोगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि नींद भी आना बंद हो जाएगी। नहा धो के आया करो, सीधा बैठ जाए एकदम, हाथ में टिका कहीं पे भी। मैंने बोला हाथ में टिका, पहले ऐसे टिका रखा था, वैसे टिका लिया। तो n1 f1 बराबर f2, तो b इक्वल्स टू f लैम्डा, b इक्वल्स टू, तो f इक्वल्स टू क्या है? v बाई लैम्डा। तो हमने बोला भाई साहब v1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू v2 बाई लैम्डा 2, और हमने बोला यानी कि v1 बाई v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अच्छा, हमने एक और बात बोली कि जो v है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कहलाती है c बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर। याद है? भूल गया? इस म्यू आर ई आर को n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपन पढ़ चुके हैं, अपन बात कर चुका हूं मैं। तो v बाई n1 यानी कि v1 बाई v2 की वैल्यू वास्तविकता में आती है n2 बाई n1, और यही कहलाता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। यहाँ तक की बातें अपन कर चुके हैं। बोलो क्लियर है? जब भी एक रे किसी भी सरफेस को, जब भी एक रे किसी भी सरफेस को ऐसे मान लीजिए n1 n2 में क्रॉस करती है। मैंने थोड़ी सी सरफेस टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो लॉ मैं बताने वाला हूँ वो लॉ सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। और सरफेस के लिए वैलिड है, इसलिए मैं उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, सिर्फ बात इसको समझाने के लिए। जिस जगह रे गिरे वहां पे नॉर्मल डालो, नॉर्मल अपना जो रे गिरे उस इंसिडेंट रे कहते हैं, जो एंगल बनाती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फालतू की बात नहीं करते हैं हम। बेसिकली पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? या 12वीं में, 10वीं तक, आप 10वीं में भी आप इनको पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पढ़ना हमारा धन है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ भी आपको कराया जाएगा जब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स और आप पढ़ोगे हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ोगे? जब रे अंदर जाती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। और जो एंगल आर बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। कोई नॉर्मल सी बात, लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, जिसे अपन सबसे पहला लॉ कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? इसके पहले हिस्से को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin i। अभी आपको ये याद होना चाहिए। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट मीडियम। n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकंड मीडियम। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, हाँ कि ना यार? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपन ने बोला स्काई लोगों ने लिख भी लिया, नंबर ऑफ मोल्स sin i बाई sin r इक्वल्स टू n2 बाई n1। क्या n2 बाई n1 को लिखा जा सकता है v1 बाई v2? क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा 1 बाई लैम्डा। तो अगर लॉ अपने को थोड़ा बहुत ऐसा याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर का कितना होता है? वैक्यूम और एयर का कितना है? हालांकि कोई रटने वाली चीज नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत तो बेसिक याद होनी चाहिए। ग्लास का 1.5, वाटर का कितना?
n इक्वल्स टू 4/3। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। सो n इक्वल्स टू 4/, थोड़ा बहुत याद रखिए, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना पहला लॉ है। क्या है पहला लॉ? दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द, क्या है पुराना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये हमेशा एक ही प्लेन में होने, ऐसे नहीं रे ऐसे गिरी खुपट। अरे यार जो मैं बोला चमका। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द, क्या ये लॉ अपने को याद रहेंगे? उतार ले, फिर आगे सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। क्यों मुन्नू आंटी उतार लेंगे तुम लोगों ने? लेट्स कम टू द पॉइंट। सो sin a by sin r equals to n2 by n1 equals to v1 by v2 equals to lambda 1 by lambda 2। सिंपल से स्नेल्स लॉ है अपना। और सेकंड लॉ लिख लिया, अब ये लिखूं, लिख लिया। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। बेसिक सी बात, ये अपना बेसिक लॉ है रिफ्लेक्शन का। ये कैसी भी सरफेस हो यही आखिरी तक चलेगा, जब तक अपना लेंस चलेगा, सब में यही लगने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और आगे चलते हैं। चलो बेसिक का सवाल एक पूछ रहा हूँ, आप गलत मत करना उसको, मेरी बात को ध्यान सुनो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। मान लीजिए, अच्छा हम बताओ रिफ्लेक्शन में पहले क्या पढ़ेंगे? प्लेन की स्फेरिकल प्लेन। तो अभी मैं एक आध नॉर्मल सवाल करा रहा हूँ ऐसे ही, फिर प्लेन रिफ्लेक्शन की तरफ अपन शिफ्ट हो जाएंगे। पहले इसको समझिए। पर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसे है और एक रे आई ऐसे, और ये √2 है और ये 45 डिग्री पे आई और ये 1 है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन करिए सब लोग। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल लॉ लगाना है। और डेविएशन का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं। हाँ चलो आंसर बोलो। सबसे पहले आर बताओ। क्या सिंपल सवाल है, प्लीज गलत नहीं है। आर के लिए बोलो सब लोग। आर के लिए कैसे आया बोलो? क्या सबका आसानी से निकल आया? आर के लिए 30 कैसे निकल आया बोलो? क्लियर है। n1 sin a equals to n2 sin r, यानी कि 1 into sin 45, 1 into sin 45 equals to √2 into sin r, √2 into sin r। बहुत बढ़िया साहब। तो √2 into sin r, ध्यान दे दो sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2, r की वैल्यू 30। तुमसे ये सॉल्व नहीं हुआ, चूंकि r की वैल्यू 30 आई तो यानी कि ये एंगल 30 है, तो डेविएशन 30 है, 45 है, 15 है। डेविएशन क्या होता है कि अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये रे ऐसे जाती, पर होने की वजह से ऐसे चली गई, तो क्या ये एंगल 15 डिग्री बच गया है? मतलब डेविएशन कितना है? 15 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सोच लो, क्या 15 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर? 15 डिग्री क्लॉकवाइज इज द, कोई बुराई वाली बात? सिंपल। गॉट माय पॉइंट? ये तुम लोगों का सही नहीं है। क्या सब लोगों ने हाथ निकाल लिया था? बिल्कुल। n1 sin a equals to n2 sin r का बिल्कुल ऐसा बेसिक सवाल करेंगे, थोड़ा सा अच्छा है ना। बाकी तो अपन n1 दे रखा तो ठीक अपन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्या, वो भी स्टैंडर्ड सवाल है, सुन लो। मान लीजिए गोला, क्या है? गोला √3 का, √3 रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का, कितने का? √3 रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का गोला है और रे उस पे गिर रही है ऐसे 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे। गोले पर जब रे गिरेगी तो एक बार बाहर निकलने से पहले एक बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार? सोच के बोलो। 1 बार 2 बार? 2 बार। तो आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन, आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन, आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन। अच्छा, तो जब रे अंदर घुसी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था 60, आर कितना आया? क्या 30 सबका है? आप देखोगे 1 into sin 60, 1 into sin 60 दैट इज √3/2 इक्वल्स टू √3 into sin r। आपके r की वैल्यू आएगी 30, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो जब r की वैल्यू 30 आई तो रे ऐसे गई, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ये 30 डिग्री। जब रे ऐसे 30 डिग्री पे गई तो गई, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बढ़िया लगा, वाह मजा आया, ये वो ये वो ये वो। और देखें से खुबाज 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 खुबाज, ये 30 तो ये भी, ये 30 तो ये भी 30, ठीक। क्यों 30? अब सोच, नॉर्मल इस जगह पे ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, नॉर्मल के सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन बनेगी।
अच्छा ये 30, तो वापस r कितना आएगा 60। √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन आई, साइन जो भी आ रहा है r, तो क्या r की वैल्यू वापस आएगी 60? r की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो रे ऐसे निकलेगी ये 60। अब तो अगर बहुत ध्यान से सोच तो तेरे को समझ में आएगा कि ये रे जब ऐसे जा रही थी तो ये डेल्टा 1 था 30 डिग्री क्लॉकवाइज। यार तुम्हें समझ नहीं आया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सरफेस नहीं होती तो ये ऐसे जाती, फिर ये डेविएट हुई डेल्टा 2 30 डिग्री क्लॉकवाइज। बताओ नेट कितना? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? सो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपको n1 sin i इक्वल टू n2 sin r लगाना आना चाहिए। बेसिकली अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेन रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले? हेडिंग डालिए प्लेन रिफ्लेक्शन, और उसकी सबसे पहली हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। सबसे पहली हेडिंग डालिए प्लेन रिफ्लेक्शन, और उसकी पहली हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। जो नॉर्मल कोर्स में हम सब लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। आइए, अपरेंट डेप्थ आपने जरूर पढ़ा होगा, ये सुना होगा या कभी। अपरेंट डेप्थ क्या मतलब है हम सब लोग जानते हैं। अपरेंट डेप्थ का मतलब जैसे मान लीजिए आप बाल्टी में सिक्का डाल दो, बाल्टी में सिक्का, क्या सिक्का ऊपर नजर आता है? पानी भरा होना चाहिए। अरे यार अजली खाली कहाँ आ रहा ऊपर? पानी भरा हुआ होना है कि नहीं? तो पानी भरा तो ये बाल्टी का पैंदा ऊपर नजर आता है, या अपन ग्लास में अगर अपनी पेंसिल डाल दें तो क्या टेढ़ी नजर आती है। ये उसी तरीके की बातें हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसे अपन बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपरेंट। उस फॉर्मूले को समझें बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। मान लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है, मान लो कि ये n2 और ये n1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वास्तविक दूरी सरफेस से कहलाती है d, और इसे कहते हैं रियल डेप्थ। क्या कहते हैं? वास्तविक गहराई ऑब्जेक्ट की सरफेस से। कहां से? सरफेस से। अच्छा मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है। समझाने के लिए इसकी आंखें मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, वास्तविकता में ये हम ही हैं। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। सोच अपनी आंखें ऐसे, अपन ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल के अलावा। अब सोच अपनी आंखें बहुत बड़ी बहुत छोटी। इसमें सोच के क्या बोल रहे हो गेंडों? अब जो हमारी आंखों पे रही गिरेगी वो नॉर्मल के बहुत पास होंगी, बहुत दूर। ये याद रखना, क्योंकि हम इस एडमिशन को यहाँ पे मान रहे हैं। नॉर्मल के बहुत पास होंगी तो उससे क्या होगा बताता हूँ अभी। मान लीजिए एक वो रे जो सीधी आंख में चली गई, उसके लिए आई कितना? आर कितना? सीधी निकल गई। एक वो रे जो ऐसे गई, ये आई और फिर ऐसे आंख पे गिरी, और ये आर। सोच मेरी आंख छोटी हो तो ये आर छोटा होगा बड़ा है, और आई भी, तो क्या पैरेक्सियल रेज है? तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए? मतलब जो नॉर्मल बातों में करते हैं वो सब क्या पैरेक्सियल काम हो रहे हैं? कौन से हो रहे हैं? यानी कि अपन जो भी बात रहे हैं आई एंड आर आर स्मॉल, और वी कैन से पैरेक्सियल रेज। कैसी रेज? अच्छा अब मान लो ये रे ऐसे गई। जब ये रे ऐसे गई तो क्या पीछे से आती हुई ऐसे लगी हुई तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ आना? यहाँ नजर आया कि यहाँ? तो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज। तो इमेज की धीरे होती है उसे बोलते हैं डी डैश। क्या बोलते हैं? और उसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे बताओ ये इमेज दो रे से बनी कि अनंत? पर सब पैरेक्सियल थी। पर सब वो रे जो सारी पैरेक्सियल है वो सब मिलकर क्या एक ही जगह इमेज बनाएंगी? ये अब हमें निकालना है, जिसमें कोई खास बात नहीं, ध्यान से सुने अच्छे से।
ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई है, और अगर ये आर है तो ये भी आर है। क्या ये दूरी x मान लें? अब जो पूछूं उसका जवाब दे। व्हाट इज tan i? व्हाट इज tan i? व्हाट इज tan i? सोच लो। x बाई हाँ। अच्छा, i छोटा कि बड़ा? क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली साइन i? क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली i? अरे नहीं आया। अच्छा, ऐसे ही बोलो व्हाट इज tan r? क्या तुम लोग बोलोगे x by d dash that is approximately sin r is approximately r। नहीं आया? आया नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। तो tan i equals to x by d approximately sin i approximately। क्या यहाँ पे स्नेल रूल लगा सकते हैं? इस जगह पे स्नेल रूल लगाइए। n1 sin i equals to n2 sin r। n1 sin i equals to नहीं आया? तो n1 sin i equals to n2 sin r। अब sin i की वैल्यू क्या है? x by d। अरे क्या है? n1 into x by d equals to n2 into x by d dash। x ने x को, आपको नहीं लगता d dash by d equals to n2 by n1 that is apparent depth upon real। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आएगा। apparent depth upon with proof with condition समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला कब लगता है? जब रे कैसी हो। जो बोल रहा हूं इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। ये फॉर्मूला कब लगता है? और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भले छोटा सा, n2 by n1 d dash by d। याद रखिए, ये फॉर्मूला तब लगता है जब रेस कैसी हो। d और d dash कहां से नापे हैं? कहां से नापे हैं? n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्शन इंडेक्स जिसमें रे जा रहे। तेरे को ऑब्जेक्ट इमेज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मत रखना ये n2 ऑब्जर्वर n1 ऑब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं तेरे को ऐसे, क्योंकि ये सारी कहानी चेंज हो जाएगी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए जो कह रहा हूं वैसे रखना। क्या बात रखना, सुनना। n2 वो मीडियम है जिसमें रे, n1 जिसमें से रे। ऑब्जेक्ट कहां है इससे तुझे कोई लेना देना, क्योंकि इस कहानी में भले समझ में आ जाएगा कि मैं बोल दूं कि n1 वहां जहां ऑब्जेक्ट हो, पर जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहानी चेंज। इसे जो कह रहा हूं वो रटो। n2 है उस वाले मीडियम का इंडेक्स जिसमें रे, n1 जिसमें से रे, d और d डैश कहां से नापते हैं, और रेस कैसी होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उतार, तब ये फॉर्मूला याद होना नहीं, पर तेरी नजरें कह रही है साला थोड़े दिन में पता नहीं पड़ेगा तेरे गाल और आंखें कहां कहां पे। तू नाराज मत हो ना बेटा, तेरा नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। पता लगा मैं नीचे पिट रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर बैठा हुआ है, बचा। छोटा हाथी सिट्स ऑन द टीचर। हाँ लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिख लिया। रे शुड बी पैरेक्सियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फॉर्मूला क्या है? रे शुड बी, लिखो जल्दी से, रे शुड बी पैरेक्सियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिखे, रे शुड बी पैरेक्सियल। डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से, डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से, डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से। एंड लास्ट है n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, और n1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है। n2 जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। ओके है ना? अब सुन देख, एक सवाल कराते हैं, वही चिड़िया और मछली वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। डेटा चेंज कर देता हूँ, ढंग से करना। मछली कहाँ पे होगी? क्या बच्चे हैं यार, हवा में। और चील कहाँ उड़ रही होगी? है ना? उल्टा करते हैं ना, तो पानी में अपनी मछली ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि वो 24 सेंटीमीटर नीचे, और मान लीजिए कि अपनी चील 36 सेंटीमीटर ऊपर है। कौन किसको देख पाएगा? मछली चील को, चील मछली को? दोनों की आंखें हैं यार। हाँ ना बोल। तो पहला सवाल, फाइंड आउट द अपरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश।
फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। सवाल को समझिए अच्छे से। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द फिश फॉर द चील। फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ चील, नहीं सॉरी, हाँ, फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ चील फॉर फिश। हाइट तो चील की होगी ना। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। बेटा फिश बनाने में तो टाइम मत लगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे अच्छी बनेगी नहीं है ना बेटा। तुम ऐसे, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसा डायग्राम बनाओ ना, बर्ड और फिश में अंतर नहीं हो रहा, उससे बढ़िया तो बर्ड और फिश लिख लिया करो। तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत। हाँ भाई, सब लोग बोलेंगे, चलिए बोलिए। अच्छा, तो अपेरेंट हाइट ऑफ द चील, तो ऑब्जेक्ट कौन है यार? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जर्वर। तो रे कहां से निकलनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट कौन है? तो रे कहां से निकलेगी? चील से निकली। जब रे ऐसे गई तो बोलो N2। यार आवाज ही नहीं आई यार। N2 जो सिखाया वो करें। N2 सॉरी मीडियम रेट जिसमें रे, N1 जिसमें से रे, तो N2 की वैल्यू 4/3, N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू सोच लो। ओ डी डैश, डी डैश निकालना है। डी क्या सरफेस से लेते हैं कि ऑब्जर्वर से? तो दूरी कितनी है सरफेस से? 36। सो डी डैश इज 48। क्या डी डैश इज 48 इज द आंसर? नहीं, 48 तो वो दूरी है जो सरफेस से इमेज बनी। फिश के लिए 48 है कि 48 + 24? और आवाज नहीं आई यार। 48 + 24। सो इसका जो आंसर है वो है 48 + 24। 8 और 4 12, 12 का लगा 2, 8 2। सही तो कर रहा हूं मैं? 72 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? प्राण प्रखेरु। मुझे ऐसा क्यों लगा? तुम्हें बहुत टफ लगा? कहां से आएगा फिश? ये इमेज की दूरी कहां से आएगी? और फिश को कितना ऊपर नजर आएगी? फिश की दूरी नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? नेक्स्ट सवाल लिखो इसी का। अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश फॉर चील। Apparent depth of fish for cheel. Don't do just cheel. हाँ भाई, सब लोग बोलेंगे? नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो। चलिए आइए। 4/3 = d डैश 36, d डैश 48। पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। तो रे निकालो फिश से। N2 यार बेकार है। N1 d डैश निकालना है। D 24, कोई बुराई? डी डैश की वैल्यू 18, कोई बुराई? 18 आंसर है कि 18 + 36? सो आंसर है 18 + 36। 8 और 6 14, 3 5 54। अरे भाई हाँ ना तो बोल। 54 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 54 सेंटीमीटर इज द, कोई दिक्कत वाली बात? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। भाई इसमें जब अपन ने अपेरेंट डेप्थ इसकी बात करी, अपेरेंट हाइट इसकी बात करी, तो पहले पार्ट में कौन किसको देख रहा था? चील देख रही थी किसको?
फिश को, कि फिश देख रही थी चील को, फिश देख रही थी चील को। तो पहले पार्ट में कौन ऑब्जेक्ट था? चील। और ऑब्जर्वर कौन था? फिश। दूसरे पार्ट में कौन ऑब्जेक्ट था? फिश। और ऑब्जर्वर कौन था? नहीं आया। पक्की बात? अब ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए इधर। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आपका पानी भरा हुआ एक्वेरियम है और यहाँ पे आपकी फिश है, चाहो तो करा दूंगा, कोई खास बात नहीं, खूब आते हैं, कमी नहीं है। यहाँ पे अपनी फिश है, ये आपकी फिश, ये आप हो, अरे यार हाँ ना बोल। पूछो फिश को, मान लो दूरियां दे रखी हो, ये 50 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, बताओ फिश को आपकी नोज कहाँ नजर आएगी? क्या सवाल कर सकते हो? कहाँ से रे निकलेगी? नोज। अब बताओ आपको कहाँ फिश नजर आएगी? तो रे कहाँ से निकलेगी? नहीं आया। सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई खास बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है, करते जाओ आंसर आ जाएंगे, करते जाओ आंसर आ जाएंगे, उसमें कोई सी चिंता वाली बात। और कराऊं कि समझ आ गया? अच्छा, कभी कभी हमें ना जैसे कंफ्यूजन हो तो एक जो बेसिक चीज हमने करी है वहां से कुछ बातें पता पड़ती है। सुने, जैसे हमने बोला कि मान लो ये रे ऐसे जा रही है, कॉमन सेंस जो आप जानते हो, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं। दो टाइप की मीडियम होते हैं, डेंसर और डेंसर का मतलब ग्लास डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है? बोल नहीं सकते ऐसे। क्या वो रिलेटिव टर्म है? कैसी टर्म है? मान लीजिए कि N1 है और ये N2 है और N1 ग्रेटर देन N2 है, तो N1 क्या हुआ? डेंसर। और ये क्या हुआ? अब बताओ, अगर रे I पे गिर रही है तो I ज्यादा होगा I R? अगर डेंसर से, फॉर्मूला क्या है? N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। ध्यान से देखो तो sin R की वैल्यू लिखी गई N1 बाई N2 इक्वल्स टू sin R। बहुत ध्यान से देख, तो अगर N1 बड़ा है N2 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या R बड़ा है I से? अगर R बड़ा है I से तो रे ऐसे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ऐसे रटाते हैं, रटने की क्या कॉमन सेंस की बात है। व्हेन अ रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन रे शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं क्यों ये बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब आपकी रे यहां से बाहर जा रही है तो वो जा रही है डेंसर से, तो ऐसे जाएगी। तो सोच, इमेज का आंसर 24 से कम आना चाहिए, ज्यादा? क्या 18 आ रहा है? मतलब जो करा, जो समझा, बिल्कुल रे डायग्राम विल टेल यू द क्रॉस चेकिंग, विल टेल यू द कि भाई मैं कोई गलती तो नहीं कर। ऐसे ही अगर रे रेयरर से डेंसर जाए, कैसे जाए? मतलब ये N1 और ये N2 और N2 इज ग्रेटर देन N1, तो अगर रे ऐसे जाए तो कौन ज्यादा होगा? I की R? I। तो क्या रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल? रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स। जैसे इसका ऊपर वाला केस, ऊपर वाले केस में देखो ये 1 और ये 4/3, क्या रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स। तो सोचो आंसर ज्यादा आना चाहिए, कम? ज्यादा का मतलब 36 से ज्यादा क्या 48 आ रहा है? मतलब जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल। वो तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप अपने सवालों को सॉल्व करते वक्त उनको चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए अपने को वो भी याद होना चाहिए। उतार लो। हाँ भाई, नहीं आया? अरे हो गया क्या? सो बहुत बेसिक सी बातें आज अपने को एक फॉर्मूले को, इसको इसी को आगे बढ़ाएंगे। N2 बाई N1 बराबर D डैश बाई D। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? चलिए, थैंक यू।